नमस्कार बच्चों, आइए आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर की। हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हिंदी और इंग्लिश व्याकरण का। तो हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम बच्चों कंपेयर करेंगे ऑर्डर ऑफ वर्ड इन सेंटेंस। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस कि वाक्य में शब्दों का क्या क्रम होना चाहिए, इसके ऊपर आज हमारा ये सेशन बेस्ट होगा। तो बच्चों आप रहिएगा ना बेखबर, आप हमारे साथ देखिए इस तुलनात्मक अध्ययन को। आशा है कि हमारा ये सेशन आप सबों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आइए हम इस कंपैरेटिव स्टडी को ले रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हिंदी के वाक्यों में शब्दों का क्रम क्या होता है बच्चों। सबसे पहले कर्ता आती है, उसके बाद हम कर्म लेते हैं और फिर क्रिया होती है। यह है हिंदी के वाक्यों में शब्दों का क्रम, द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन हिंदी ग्रामर। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया प्लस इसके बाद भी अगर कुछ आना है तो वो हम यहाँ पे लेते हैं। मसलन हम एक उदाहरण के साथ इसको स्पष्ट करना चाहेंगे बच्चों। जैसे कि रमन आम खाता है। रमन आम खाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें रमन क्या है, दिस इज कर्ता। किसी वाक्य में जो किसी कार्य को करने वाला होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, उसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट और हिंदी में कर्ता या उद्देश्य कहते हैं। तो रमन हो गया। अब क्या खाता है, वो आम खाता है, तो आम इज द ऑब्जेक्ट और कर्म इन हिंदी, एंड खाता है ये हमारा क्या है, क्रिया है। बच्चों अगर हम इसी को इंग्लिश में लेना चाहें तो इन इंग्लिश फर्स्ट वील हैव टू राइट द सब्जेक्ट विच इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, सब्जेक्ट। इसके बाद जो आता है वो वर्ब आ जाता है बच्चों, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो भी आप कॉम्प्लीमेंट देंगे वो आते ही जाएगा यहाँ पे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बच्चों ये दो बड़ा डिफरेंस है। हिंदी के वाक्यों में पहले कर्ता फिर कर्म और क्रिया आती है अंत में, जबकि इंग्लिश के सेंटेंसेज में फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसी सेंटेंस का इंग्लिश में रूपांतरण करें तो ये क्या होगा, रमन ईट्स अ मैंगो, कि रमन आम खाता है। तो सबसे पहले रमन सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद ये वर्ब हो गया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। बच्चों कहने का ये मतलब है कि जो हम देख पा रहे हैं इसमें डिफरेंसेस हिंदी और इंग्लिश के वाक्यों में शब्दों के क्रम का अंतर, उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। कि हिंदी के वाक्यों में पहले कर्ता आती है, देन कर्म, उसके बाद क्रिया आती है, जबकि इंग्लिश के सेंटेंसेज में फर्स्ट विल हैव टू टेक द सब्जेक्ट। ये तो इक्वल है। तो फर्क क्या हो जाता है, पहले यहाँ पे वर्ब आती है फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। सो इस तरह से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश। बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। अब किसी भी वाक्य के इन इंग्लिश वी हैव द मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज आर, किसी सेंटेंस के दो पार्ट हैं, उसको हम बच्चों यहाँ पे लेना चाहेंगे। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं प्रेडिकेट, PREDICATE, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, द डूअर ऑफ एन एक्शन और दैट अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस। किसी वाक्य में जिनके बारे में कुछ कही जाए या जो किसी कार्य को करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। एंड वट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के बारे में जितनी बातें करी जाए, जो सारी बातें करी जाए उसके रिगार्डिंग, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। बच्चों सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता या उद्देश्य कहते हैं और प्रेडिकेट को हम विधेय कहते हैं।
सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उद्देश्य एंड विधेय, तो दीज आर द टू एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी वाक्य के ये दो अनिवार्य हिस्सा हैं। किसी वाक्य की रचना में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना नितांत आवश्यक है। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब ज़रूर दिख जाएंगे। तो आइए हम इस सेशन को आगे ले चलते हैं। बच्चों, आप हमारे साथ बने रहेंगे, ऐसी हमारी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ पूरी सेशन में बने रहें और हमारे साथ इस सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें। आप हमारे साथ बने रहेंगे। आइए, हमने लिखा कि द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, किसी वाक्य के जो अनिवार्य हिस्सा हैं, जो अनिवार्य भाग हैं, वो क्या क्या हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। जैसा कि हमने बच्चों आपके साथ अभी शेयर करा कि whatever is said about the subject is called the predicate and that about which something is said in a sentence is the subject. So अब हम ये देखेंगे कि किसी प्रेडिकेट के अंदर क्या आता है और सब्जेक्ट के अंदर क्या आता है। तो देखिए, अ प्रेडिकेट मस्ट हैव वर्ब, प्रेडिकेट में वर्ब जरूर आएगा। इसके अलावा प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, प्लस और भी अगर कुछ है, कॉम्प्लीमेंट हैं, तो वो इसमें आ जाएंगे। प्रेडिकेट एक शब्दों का हो सकता है या एक से अधिक शब्दों का हो सकता है। उसी तरह से बच्चों सब्जेक्ट भी एक शब्दों का या अधिक शब्दों का हो सकता है। जैसे आपके लिए हम पेश करते हैं एक और एग्जाम्पल कि राम पढ़ता है। हमने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल लिया है बच्चों आपके सामने। राम पढ़ता है। आप में से अधिकतर को ये पता होना चाहिए कि राम करता है और पढ़ना हो गया यहाँ पे क्रिया, तो कर्ता प्लस क्रिया इस वाक्य में है। अब अगर हम इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट दिस वन इनटू इंग्लिश, तो क्या होएगा? ये राम रीड्स, READS, कि राम पढ़ता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बच्चों, इतने पार्ट को, जो राम है ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और जो रीड्स है ये हो जाएगा प्रेडिकेट। हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सब्जेक्ट एक शब्दों का भी हो सकता है या अधिक शब्दों का भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से प्रेडिकेट एक शब्दों का या अनेक शब्दों का हो सकता है। एक और उदाहरण हम आपके साथ देना चाहेंगे बच्चों। राकेश और महेश पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में पढ़ने का काम राकेश और महेश कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। सो ये हो गया हमारा कर्ता या उद्देश्य और पढ़ना हो गया वर्ब बच्चों। तो आइए हम इसको ट्रांसलेट करें, इसका रूपांतरण करते हैं हिंदी में। तो क्या, इंग्लिश में सॉरी, तो क्या होगा? ये राकेश एंड महेश, राकेश और महेश। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अगर इम्परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब आर लेने हैं। तो राकेश एंड महेश आर रीडिंग, कि राकेश और महेश पढ़ रहे हैं। बच्चों यहाँ पे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट में दोनों ही हो गए, राकेश एंड महेश, एंड आर रीडिंग जो है ये आपका प्रेडिकेट है। बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक शब्दों के या अनेक शब्दों के हो सकते हैं। सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और मेनी वर्ड्स। ये डिपेंड करेगा सेंटेंस के मेरिट पे कि हम कितना लंबा सेंटेंस या किस तरह के सेंटेंस हम लेने जा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा बच्चों कि यहाँ तक जो हमने डिस्कस करे हुए हैं अभी तक
सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हों तो हम इसको आगे ले चलेंगे। अभी हमने देखा सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात हमने करी। अब हम आपसे अगर पूछें कि व्हाट इज अ सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या होता है, शब्दों के ऐसे समूह को जिसका पूर्ण अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इन इंग्लिश अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, कि शब्दों के ऐसे समूह को जिसका पूरा पूर्ण अर्थ निकले उसको हम सेंटेंस कहेंगे। तो इसके लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense, which complete 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 sense, शब्दों के ऐसे समूह को जिसका पूर्ण अर्थ निकले। हमने लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। और जम्बल्ड वर्ड क्या होगा बच्चों, शब्दों के ऐसे क्रम को, उलझे हुए क्रम को जिसका कंप्लीट सेंस नहीं आ पाए उसे आप दूसरी तरफ नोट डाउन कर लेंगे। क्या करेंगे, उसको आप जम्बल्ड, JUMBLED, जम्बल्ड वर्ड्स। आप सभी को पता है कि जम्बल्ड वर्ड्स गिवन होते हैं, उसे हमें फ्रेम करना होता है सेंटेंस में। उन जो डिसऑर्डर्ड होते हैं उसको ऑर्डर्ड मैनर में लिख करके सेंटेंस फ्रेम करना होता है बच्चों। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ऑर्डर ऑफ वर्ड्स कैसा होता है। तो हमने उसी को समझाया था कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद लेंगे वर्ब, फिर हम लेंगे ऑब्जेक्ट, फिर हम लेंगे कम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमने यह लिखा है बच्चों की प्रेडिकेट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट आते हैं। सब्जेक्ट सिर्फ एक शब्दों के हो सकते हैं या अनेक शब्दों के हो सकते हैं, प्रेडिकेट एक या अनेक शब्दों के हो सकते हैं। सो इट डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल सेंटेंस कि वो एक शब्दों से बने हुए या अनेक शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बच्चों आप कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ बने रहें। हम इस सेशन में कुछ और टॉपिक्स को लेने वाले हैं और इनको हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को ये पता होगा बच्चों कि हमारे इस एकेडमिक के चैनल में आपके लिए हम क्लास 1 से क्लास 10th एंड 11th के लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी के लैंग्वेज और संस्कृत के कुछ श्लोकों का रूपांतरण तथा कुछ महापुरुषों की जीवनी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आइए हम इसमें कंपैरेटिव स्टडी ले रहे हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो हमारा ये स्टडी होगा ये तुलनात्मक अध्ययन होगा बच्चों। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर दोनों ही साथ साथ चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जस्ट एक दूसरे का ट्रांसलेट होता है। तो आइए हम देखें, देखने वाले हम हैं इसमें हमारा अगला टॉपिक है बच्चों इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के प्रकार। तो आइए सबसे पहला हम लिखते हैं स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को बच्चों हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। सो डिक्लेरेटिव, द स्पेलिंग इज DECLARATIVE, declarative sentence, a sentence which is used to frame or ask a general statement or universal truth। तो जैसे बच्चों लिखिए आई प्ले हॉकी इन द इवनिंग, कि मैं कब हॉकी खेलता हूँ, शाम को। सो आई प्ले हॉकी व्हेन, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट द पार्क। सो इन द इवनिंग।
अर्थात मैं शाम को क्या करता हूं, हॉकी खेलता हूं। EVENING। द अर्थ, पृथ्वी, मूव्स अराउंड द सन, मूव्स अराउंड द सन, अर्थात जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सो मूव्स अराउंड द सन। बच्चों आप सभी को पता होगा कि जो हेवनली बॉडीज है इसके पहले द लगता है, तो द इसमें भी है और द यहाँ भी सन के आगे भी लगा है और अर्थ के आगे भी लगा है। तो बच्चों इस तरह से जो जनरल सेंटेंसेज हैं, जो जनरल स्टेटमेंट है या जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके लिए ऐसे सेंटेंसेज को हम स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि स्टेटमेंट से अगर मेरे को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, मेरा मतलब है कि उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। पर अभी हम बच्चों फटाफट से ये देखने वाले हैं कि सेंटेंस के 4 कैटेगरी होते हैं। उन 4 कैटेगरीज का क्या क्या नाम है। तो पहला स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। जो बच्चों सेकेंड कैटेगरी हम लेने वाले हैं, वो हमारा सेकेंड कैटेगरी होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क और फ्रेम अ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के लिए या क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। बच्चों ये इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक को हम WH क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक को हम WH क्वेश्चन और दूसरे को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ऐसा कैटेगराइजेशन क्यों है बच्चों? क्योंकि जो WH क्वेश्चन है उसके आंसर हमारे को फुल सेंटेंस में देने होते हैं और जो यस नो वाले क्वेश्चन है इसको हम यस नो में दे सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। ये लीजिए आप एग्जांपल। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हो, सो इसका आंसर यस नो में नहीं हो सकता। इसमें हमें क्या कहना होगा? आई एम फाइन। ठीक है। और इसकी पहचान है बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस की इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगे हुए रहते हैं। अब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हो? आर यू। तो इसमें आप आंसर बच्चों यस या नो में दे सकते हो। तो इस तरह से ये हो गया हमारा यस नो क्वेश्चन। तो बच्चों अभी हमने 2 कैटेगरीज को डिस्कस कर लिया, जिसमें से एक को हम स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, दूसरे को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो इसकी थर्ड कैटेगरी है इसको हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। IMPERATIVE। एन इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है? कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। जिस सेंटेंस के द्वारा हम कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस आदि को प्रकट करते हैं वो हमारा हो जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। बच्चों स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, IMPERATIVE, इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये रिक्वेस्ट हो गया बच्चों, क्योंकि हमने इसमें प्लीज डाल दिया है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक ग्लास पानी लाएं, ग्लास ऑफ वाटर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये एग्जांपल हो जाएगा बच्चों किसका? इंपेरेटिव सेंटेंस का। जैसे ओबे योर पेरेंट्स, ये एडवाइस हो गया। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा हमें माननी चाहिए। सो ओबे योर पेरेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस।
सो जिस सेंटेंस में बच्चों कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस आदि हो उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये तीसरा कैटेगरी है। एंड फोर्थ एंड द लास्ट कैटेगरी इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बच्चों इसके स्पेलिंग पे आप ध्यान दोगे। एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORY। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बहुत ही सिंपल पहचान है बच्चों, इसके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगे रहते हैं। जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, ठीक उसी तरह से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के एंड में आपको ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन देखने को मिलेंगे। It is a sentence which is used to express strong feelings or emotions of human heart, जो मानव हृदय के आकस्मिक भावों को, strong feelings or emotions, जो मानव हृदय के आकस्मिक भावों को व्यक्त करता है, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल में लेना चाहूंगा, अलास द बैगर इज डेड। हाय भिखारी मर गया। द बैगर इज डेड, DEAD। ब्रेवो, यू डिड इट, कि वाह तुमने ये कर लिया। इस तरह के ऐसे शब्दों, ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस या एक्साइटमेंट को शो करते हैं। जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कि कितना सुंदर फूल है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पैलेस, कितनी सुंदर जगह है, एटसेट्रा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बच्चों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। आज के इस सेशन में हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ऑर्डर देखा, सेंटेंस के दो एसेंशियल पार्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं उसको देखा, और साथ में 4 पार्ट्स होते हैं। किसी सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं, जिसमें कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमने बच्चों आपके साथ शेयर करा है। हमने ये ट्राई करा है कि कंपैरेटिव स्टडी हो, तो आप बच्चों हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, और प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।